नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का टॉपिक ले रहे हैं मानव में श्वसन व मानव में श्वसन तंत्र। तो देखिए, आज से जो पहले वाले वीडियो चल रहे थे वो पादपों से संबंधित था। मैं पादपों में श्वसन पढ़ा, हमने पादपों में प्रजनन या रिप्रोडक्शन पढ़ा, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो मानव में पढ़ेंगे हम श्वसन के बारे में। तो सबसे पहले आता है परिचय कि श्वसन क्या है। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द है, यहाँ पर एक तो श्वसन और एक है सांस। इसको तो बोलते हैं रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। सब देखिए श्वसन क्या है कि कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसका अपघटन की जो प्रक्रिया है उसको हम श्वसन बोलते हैं। या फिर ग्लूकोज है, वसा है, प्रोटीन है, इन सब के अपघटन की जो प्रक्रिया होगी या भोजन के टूटने की जो प्रक्रिया है उसको हम श्वसन बोलते हैं। और सांस क्या है? श्वसन की क्रिया करवाने के लिए वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवेश करना और CO2 का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं सांस लेना। और एनर्जी प्रदान करने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं हम श्वसन। तो मानव का जो श्वसन है उसको संपन्न करवाने के लिए श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो मानव का जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग भाग लेते हैं, जिसे हम डायग्राम से देखते हैं। मानव का श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले इसका बाह्य श्वसन तंत्र है। बाह्य श्वसन तंत्र में आपका नाक और मुख को आते हैं। तो नाक में नासा गुहा और नासा नलिकाएं खुलती हैं, जिनमें श्लेष्मा की झिल्ली और रोम पाए जाते हैं। ये श्लेष्मा की झिल्ली और रोम हवा को ठंडी और शुद्ध करने का काम करती है। तो यहाँ से होती हुई हवा मुख गुहा में जाएगी। अब इस मुख गुहा में यहाँ पर स्वर यंत्र या इयरिंग्स है। हवा से उसकी झिल्ली में कंपन होने पर आवाज निकलती है। और इस जो कीपाकार जो आकृति है ग्रसनी, जिसमें श्वास नली और भोजन नली दोनों खुलती हैं, वहां पर उपास्थि का एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं जो गाठी ढक्कन का निर्माण करती हैं, साथ में आवाज उत्पन्न करने का काम या श्रवण यंत्र का निर्माण भी करती है। इससे आगे की जो नली है जिस पर सी आकार की कार्टिलेज या उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली वक्ष गुहा में, देखिए ये वक्ष गुहा है, ये उदर गुहा। तो पश्चिमी वाला भाग वक्ष गुहा, नीचे वाला भाग उदर गुहा रहेगा। तो वे वक्ष गुहा है। इस वक्ष गुहा में श्वास नली 2 भागों में जाकर के बढ़ जाती है, इन्हें बोलते हैं श्वसनी।
और ये श्वसनी आगे जाकर के झिल्ली नुमा फेफड़ों में खुलती है और वहां पर भी कई भागों में बढ़ सकती है, उन्हें बोलते हैं श्वसनिका। और ये श्वसनिका कई श्वसनिकाओं में बट करके ये श्वसनिकाएं आगे पतली झिल्लीनुमा संरचनाओं में खुलती हैं, इन्हें बोलते हैं वायुकूपिकाएं। और इन वायुकूपिकाओं का निर्माण एपिथेलियम ऊतक या उत्तला ऊतक से होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं से रहता है। तो ये थे आपकी जो वायुकूपिकाएं हैं, उन वायुकूपिकाओं के समूह से फेफड़े बनते हैं और दोनों फेफड़े वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर स्थित रहते हैं और फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। तो ये तो आपका श्वसन तंत्र। अब है श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है। देखिए यहाँ पर अगर डायफ्राम चपटा होगा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। जो पसलियां हैं उन पसलियों पर इंट्राकोस्टल मसल्स होती हैं, उन मसल्स के कारण पसलियां उनमें संकुचन होगा तो पसलियां ऊपर की ओर रहेंगी, तो फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब अंदर वायु का दबाव कम होगा। तो आपने पढ़ा कि बाहर वायु का दबाव अधिक है, इस कारण से वायु सीधी नासा गुहा ग्रसनी श्वास नली श्वसनिकाओं से होती हुई वायुकूपिकाओं में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन। उसको बोलते हैं उत्श्वसन। तो इसमें क्या हुआ कि वायुदाब कम बना फेफड़ों में, तो बाहर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु आएगी, वो फेफड़ों में बढ़ जाएगी। अब फेफड़ों में यहाँ पर बढ़ते, यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन का अवशोषण करके रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देगा। तो प्रत्येक कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का अपघटन करने में कर लेता है और वहां पर CO2 बनती है। वो CO2 वापस रक्त के साथ होती हुई वायुकूपिकाओं में छोड़ देती है। अब वायुकूपिकाओं में जो CO2 है उसी समय डायफ्राम गुंबदाकार की होगी। डायफ्राम ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठते ही फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। फेफड़े सिकुड़ते वायुदाब बढ़ेगा। तो वायुदाब बढ़ते क्या होगा कि बाहर वायुदाब कम है, अंदर वायुदाब अधिक है। इसका मतलब CO2 है वो वायुकूपिकाएं, श्वसनिकाएं, श्वास नली, ग्रसनी, नासा गुहिका से होता हुआ शरीर से बाहर हो जाएगी CO2। तो ये जो थी श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की क्रियाविधि 2 प्रकार के हैं, उत्श्वसन और निःश्वसन। उत्श्वसन वायु को अंदर लेना और निःश्वसन वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब श्वसन आयतन व श्वसन की क्षमताएं। तो एक साथ हम जितनी वायु अंदर लेते हैं और जितनी बाहर निकालते हैं, उसका जो आयतन होता है उसको हम बोलते हैं ज्वारीय आयतन या TV, टाइट वॉल्यूम। ये 500 ml होता है। तो एक बार में हम आधा लीटर वायु अंदर लेते हैं तो आधा लीटर वायु का हम निष्कासन करते हैं। फिर देखिए अगला आयतन है ERV। ये होता है EIV। देखिए ERV में क्या होगा कि अगर हमने जबरदस्ती फेफड़ों से वायु का बाहर निष्कासन किया है तो कहलाएगा ERV। ये केवल 1100 ml होता है। और EIV या इसको हम
IEV भी बोल सकते हैं, यानी इंटरनल एक्सटेंस वॉल्यूम, कि जबरदस्ती में कितनी वायु अंदर खींची है, तो वो होती है 1500 ml के आसपास होती है। तो ये कुछ क्षमताएं हैं, और इन दोनों को जोड़ करके फिर भी फेफड़ों में कुछ वायु शेष रह जाती है, उसको बोलते हैं RV रिड्यूस वायु, जो फेफड़ों में भरी हुई है। फिर श्वसन संबंधित विकार, कि कई प्रकार की श्वसन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, उन्हीं को हम श्वसन संबंधित विकार कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आम सुनने में आ रहा है सिलिकोसिस। तो वे लोग जो पत्थर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस में क्या होता है, वायु कुंठिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, रोगी की जल्दी मृत्यु हो जाती है। यह होता है अस्थमा या दमा, जो एक प्रकार का एलर्जी का होने वाला रोग है। उस कंडीशन में भी फेफड़े होते हैं, उनको हानि होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। वायु की जो ये नली है, सांस नली, इसमें स्वेलिंग सूजन हो जाती है। साथ में गाढ़े पीले रंग का कफ है, उसका भी निष्कासन होता है। तीसरा है वात स्फीति, कि धूम्रपान करने के कारण अनावश्यक रूप से फेफड़ों में पहले से हवा भरी रहती है, उसको हम बोलते हैं वात स्फीति, जिससे अन्य प्रकार की जो वायु है उसका प्रवेश है वो रुक जाता है। ये कुछ प्रकार के श्वसन रोग थे। थैंक यू।